नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राजनीतिक मंचों से लगातार मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर रखी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे को लेकर विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो रही है। और इसी बीच यूपीए सरकार में देश के गृह मंत्री रह चुके पी चिदंबरम ने पहलगाम हमले की साजिश में पाकिस्तान को एक तरीके से क्लीन चिट देने वाला बयान दे दिया। तो ऐसे माहौल में और ऐसी राजनीतिक रस्साकसी के बीच आज देश की संसद में सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हैं और इस चर्चा की शुरुआत से पहले विपक्ष के आरोप विरोध के चलते दो दफा लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन जब एक बार चर्चा शुरू हुई तब तक सदन का ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल एक तरीके से बदल चुका था। पी चिदंबरम के बयान से पाकिस्तान जश्न मनाता उससे पहले ही बताया जा रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी साजिश के कई चेहरे भारतीय सेना के हत्थे चढ़ गए और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास में सेना ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। इसकी जानकारी इंडियन आर्मी की चिनार कॉर्प्स ने दी है और आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई को सेना ने ऑपरेशन महादेव का नाम दिया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी मूसा भी शामिल है। मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप में कमांडो रह चुका है और 22 अप्रैल को मूसा और उसके साथी आतंकियों ने आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की जान ले ली थी। आतंकियों ने पर्यटकों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चुन चुन कर निशाना बनाया था और घटना पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर वायसरन घाटी में हुई थी। और हमले के बाद हुई जांच में जिन 3 आतंकियों के नाम आए थे उसमें से एक आतंकी मूसा भी बताया जा रहा है। 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच जारी किए। इसमें 3 आतंकियों के नाम थे जिसमें कि आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई। इन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। और अगर रिपोर्ट के मुताबिक आज सेना ने पहलगाम के इन्हीं हत्यारों का सफाया किया है तो यह निश्चित तौर पर पाकिस्तान के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों के एजेंडे को भी तार तार करने जैसा है। पहलगाम को लेकर सरकार को घेरने के बाद विपक्षी नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सरकार को लगातार घेरा है। लगातार यही पूछते आ रहे हैं कि हमें कितना नुकसान पहुंचा है ये सरकार बताए और इसके बारे में मोदी सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। सीज फायर का सच भारत सरकार बताए कि इस सीज फायर को क्या ट्रंप की मध्यस्थता के बाद ये चीज़ें की गई या ये जैसा कि भारत सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान के गुहार लगाने के बाद या पाकिस्तान की तरफ से अपील करने के बाद भारत सरकार ने इस पर अमल किया। आज इन तमाम सवालों का जवाब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बखूबी दिया। एक बार सुनिए उनको। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय। और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं दोबारा भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे।
इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है अध्यक्ष। तो पहलगाम आतंकियों पर एक्शन से पहले और राजनाथ सिंह के बयान से पहले वही विपक्ष जो पूछता आ रहा था कि पहलगाम में हमला करने के बाद आतंकी कहां गायब हो गए, उसी विपक्ष ने मौका देखते ही अपना सवाल बदल दिया। अब विपक्ष ये पूछ रहा है कि आतंकी घुसे कैसे, सरकार अब ये बताए। सुनिए एक बार गौरव गोगोई। सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है, तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ, फिर क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष का गोल पोस्ट कैसे बदल रहा है, उसकी एक वानगी देखिए कि जो विपक्ष ये कह रहा था कि भाई सरकार को ये बताना चाहिए कि जो आतंकी आए जिन्होंने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, वो कहां हैं। अब वो उनके मारे जाने के बाद ये सवाल कर रहे हैं कि बड़ा सवाल ये है कि वो आतंकी घुसे कैसे। तो आज चर्चा में जेडीयू के सांसद ललन सिंह भी शामिल हुए और यूपीए के राज में देश में जो आतंकी हमले हुए, खास करके 26/11 के मुंबई हमलों को लेकर उन्होंने यूपीए से सवाल किया, या उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि भाई उस समय उनकी सरकार क्या कार्रवाई कर रही थी और उस समय उनकी सरकार कैसे सुरक्षा कर रही थी देश की, कितनी बड़ी संख्या में आतंकी मुंबई में घुस आए थे। एक बार ललन सिंह को सुनिए जरा। 11/7/2006 को मुंबई ट्रेन हादसा हुआ। मुंबई के ट्रेन हादसा में कितने लोग मारे गए? 209 लोग मारे गए, 800 लोग घायल हुए। क्या किया आपने, क्या कार्रवाई की यूपीए के शासनकाल में? कुछ नहीं हुआ। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था। आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए, मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। 26/11/2008 की घटना में 175 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। क्या किया आपने? क्या? तो सरकार का या यूं कहिए कि सत्ता पक्ष का सवाल यह है कि जो लोग आतंकी घटनाओं के बाद सिर्फ डोजियर भेजा करते थे और जो सबूत का पुलिंदा लेकर घूमते रहते थे, जो पाकिस्तान की निंदा करने और उनको कोसने के अलावा जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वो ऑपरेशन सिंदूर पर आज वही विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि कैसे धर्मांतरण गैंग संविधान की उदारता का फायदा उठाते हुए जिहादी साजिश में जुटा हुआ है। बलरामपुर, आगरा, सहारनपुर, बीकानेर, बरेली, कुशीनगर, लखनऊ, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, हरदोई, कितने नाम गिनाऊं मैं। यह भारत के उन छोटे बड़े शहरों की लिस्ट है जो जबरिया धर्मांतरण की साजिश के भांडाफोड़ की वजह से पिछले 2 महीने से सुर्खियों में।
उसे अंजाम देने वाले चेहरे भले अलग अलग हैं, लेकिन जिहादी साजिश और प्लानिंग बिल्कुल एक जैसी है। उसे अंजाम देने में मदद करने के लिए देश के अंदर और देश के बाहर पूरा इकोसिस्टम और पूरा स्लीपर सेल है साहब। अरबों खरबों की विदेशों से फंडिंग हो रही है, शिकार के रेट लिस्ट तय हैं, लोगों को लालच में फंसाने की नई नई ये स्ट्रेटजी है। और जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण या कहिए कि जो सबसे बढ़कर जो बात है वो इस देश में यह है कि ऐसी नापाक करतूतों को वोट बैंक के लालच में जायज ठहराने वाली सियासत भी है। भारत में अंदर खाने चल रही जबरिया धर्मांतरण की बड़ी साजिश को अगर आप अब भी हल्के में ले रहे हैं तो समझिए कि संभलने का वक्त आ गया है। आपकी नजर में आए बिना आपके बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। आगरा की दो बहनों का मामला इसका एक छोटा उदाहरण भर है। उनके मां बाप को खबर तक नहीं थी कि उनकी हिंदू बेटियां कब मुसलमान बन गई, और तो और उनका इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया कि वो सिर्फ अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं बल्कि जिहाद के लिए भी तैयार हो गई। दूसरी हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने की साजिश में भागीदार हो गई। आगरा केस में अब तक कन्वर्ट हो चुकी ऐसी 7 लड़कियों की पहचान हो चुकी है जिसकी उम्र 15 से 25 साल के बीच है, यानी स्कूल और कॉलेज गोइंग गर्ल्स। देश का मूड मीटर में आज ये मुद्दा उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, उस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको आगरा के कमिश्नर दीपक कुमार की बात सुननी चाहिए, जो आगरा धर्मांतरण साजिश की जांच कर रहे हैं। उन्होंने क्या चौंकाने वाली बात कही है, जरा सुनिए एक बार। 7 लड़कियां जिनसे हम लोगों ने बातचीत की और जिनको बताया, तो उन लड़कियों से बातचीत में ये चीज़ें निकल कर आई कि जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर हैं वहाँ के शाहिल अदीम और एक तनवीर करके एक इन्फ्लुएंसर था, ये लोग इन लड़कियों को मैसेज भेजते थे। मैसेज के थ्रू फिर ये लड़कियां उनसे, मैसेज उन्हीं के तरफ से आता था, और उसके बाद फिर ये लड़कियां उनसे जब जुड़ती थी और इस रिलीजन के बारे में जब बात करती थी, जिसको रिलीजियस जो डिस्कशन है उसको ये लोग दावा कहते हैं, एक प्रोसेस है, तो उसके थ्रू फिर ये उनके संपर्क में आती थी और फिर ये उनको प्रभावित करके इनके माइंड को पूरी तरह से कन्वर्ट करके, और इनको ये भी साथ में बताते थे कि आप अपने घर परिवार में किसी से कोई बात नहीं करिएगा। वीडियो के माध्यम से इनको कैसे कलमा पढ़ा जाए, कैसे नमाज पढ़ा जाए, इसके बारे में ये इनको बताते थे। और फिर जो कन्वर्टेड लोग रहते थे इनको ऑप्शन देते थे कि आपको हम कन्वर्टेड लड़के से शादी कराएंगे, और इस तरह से ये लोग, इनका उद्देश्य रहता था इन लोगों को ब्रेन वॉश करके, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो यंग 15 से 25-26 साल के जो एज ग्रुप के लोग थे वही लोग इसमें शामिल रहते थे, लड़के लड़कियां, कि आपको सवाब का फल तभी मिलेगा जब आप उम्मत में नए लोगों को शामिल करेंगे। तो भारत में जबरिया धर्मांतरण की साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ने पर आप चौंक रहे हैं, तो एक बार फिर से आपको अलर्ट कर दूं, इसके मास्टरमाइंड आपके अपनों को, आपके बच्चों को अपना हथियार बना रहे हैं। कन्वर्जन के गेम प्लान में अब ऐसे मोहरे तैयार किए जा रहे हैं जिनके सामने आप खुद को बेबस पाएंगे। धर्मांतरण के मकड़जाल से अगर आप उन्हें किसी तरीके से छुड़ा भी लेंगे तो उन्होंने जो आफतें झेली उसकी जानकारी आपको अंदर तक तोड़ कर रख दी। देश में धर्मांतरण को लेकर जिस तरह का सिंडिकेट सामने आ रहा है, उसे देखते हुए सवाल महत्वपूर्ण और बहुत प्रासंगिक हो गया है कि क्या वक्त आ गया है जब धर्मांतरण को रोकने को लेकर देश की संसद में एक सख्त कानून लाया जाए। इस देश में यह सवाल कोई नया नहीं है, बल्कि यह वो सवाल है जिसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत हमेशा या तो नजरअंदाज कर दिया गया या खारिज कर दिया गया। यह वो सवाल है जिसको लेकर इस देश के संविधान निर्माता भी फिक्रमंद थे। आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारत को जबरिया धर्मांतरण की साजिश का शिकार बनाया जाएगा, इसका अंदेशा भारत का संविधान बनाने वालों को 78 साल पहले हो चुका था। लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उस खतरे की तरफ से आंख मूंद लिया गया, उसे बहस में उलझाकर छोड़ दिया गया। एक पतली गली छोड़ दी गई जो धर्मांतरण गैंग के लिए बच निकलने का बड़ा रास्ता बना हुआ है। क्यों उस चोर रास्ते को पूरी तरीके से बंद करने की जरूरत है,
जिसकी अब तक अनदेखी हुई है, यह आज आपको मैं बताऊंगा। और क्यों अगर ये से बंद नहीं किया गया तो ये भारत में परिवार, समाज और राष्ट्र, ये तीनों की एकता और अखंडता को खतरे में डाल देगा। जरा इसको अब सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि भारत में धर्मांतरण की साजिश में वो लोग लगे हुए हैं जिनका मजहब, जिनका धर्म खुद इस बात की इजाजत नहीं देता, न तो व्यक्ति को न तो परिवार को। और ऐसा करना धार्मिक अपराध है और उसकी कठोर सजा भी तय है। इसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। खासतौर से इस्लामिक देशों में धर्म बदलना या धर्म छोड़ना, जिसे अंग्रेजी में एपोस्टेसी कहते हैं, ये कई जगहों पे तो इसमें मृत्यु दंड का प्रावधान है। शरिया कानून के तहत हुदूद यानी कि ये जघन्य अपराध है जिसकी कतई माफी नहीं है। अरब के सबसे अमीर देशों में जिस ब्रुनेई की गिनती होती है, वहां इस्लाम छोड़ने वाले मुस्लिम को 30 साल तक की जेल है, कोड़े मार मार कर मृत्यु दंड देने की सजा है। 2 की गवाही और कबूलनामे का आधार सिद्ध होने पर यह सजा समझिए तय है। कानून तो साल 2013 से ही वहां लागू था, लेकिन एक्स मुस्लिम बनने का एक सिलसिला जब शुरू हुआ, लोगों ने जब मजहब का परित्याग शुरू किया, तो 2019 में वहां इसे और सख्ती से लागू कर दिया गया है। इसी तरीके से संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और सऊदी अरब में भी धर्म छोड़ना या बदलना एक बड़ा अपराध है और वहां भी इसके लिए मौत तक की सजा का प्रावधान है। 2004 में कतर में भी ऐसा ही कानून लागू कर दिया गया, जहां इस्लाम के प्रचार के अलावा किसी और धर्म का प्रचार करना भी कानूनी तौर पर गलत है, गैर कानूनी है। आप धर्म बदलने और छोड़ने की बात तो छोड़िए, किसी को कन्वर्ट कराने की बात, सोचने की बात भी नहीं कर सकते आप वहां। आप किसी दूसरे धर्म का प्रचार भी नहीं कर सकते। और अगर आपने इस्लाम छोड़ दिया तो आपको मौत की सजा होगी। मालदीव में वहां भी धर्म को छोड़ना हुदूद है और इसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। जिन मुस्लिम देशों में एपोस्टेसी के लिए कोई स्पष्ट राष्ट्रीय कानून नहीं है, वहां भी धार्मिक अदालतें शरिया के आधार पर मृत्यु दंड दे सकती है, जैसे कि ईरान। अफगानिस्तान का संविधान इस्लाम को राजकीय धर्म मानता है और इस्लाम से किसी अन्य धर्म में परिवर्तन को अवैध ठहराता है। धर्म परिवर्तन करने वालों को जेल, संपत्ति की जब्ती या मृत्यु दंड का सामना करना पड़ सकता है। मलेशिया में धर्म परिवर्तन यानी कि इस्लाम को छोड़ना बड़ा अपराध है। मलेशिया के कई प्रांत जैसे कि केलांतन, तारेंगानू, ऐसे राज्यों में तो शरिया कानून के तहत मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान है। पाकिस्तान में इसके लिए ब्लास्फेमी कानून है, जिसके तहत मृत्यु दंड दिया जाता है। पत्थर से मार मार कर मौत की सजा दे दी जाती है। दरअसल जहां जहां संविधान में इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित किया गया है, वहां गैर मुस्लिम धर्मों का प्रसार प्रचार गैर कानूनी है। इस्लाम से धर्म परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध माना जाता है। शरिया अदालत की मंजूरी के बिना धर्म परिवर्तन संभव ही नहीं है और ये अदालतें इसकी इजाजत कभी देती ही नहीं। इस्लाम से धर्म परिवर्तन करने वालों को सामाजिक और कानूनी उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और परिवार के साथ स्थानीय समुदाय भी, उसको भी सजा झेलनी पड़ जाती। हैरानी की बात यह है कि इन्हीं में से कई इस्लामिक देशों में जो बैठे हुए जो कट्टरपंथी हैं, वो भारत में जबरिया धर्मांतरण की एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं और उसके लिए अरबों खरबों की फंडिंग हो रही है। पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है, क्योंकि उनकी चाहत भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पे तब्दील करने की। इस साजिश का अंदेशा भारत के लिए संविधान बनाने वाले जो लोग थे, उनको उसी समय हो गया था।
और उसके बाद भी क्यों इस खतरे को अनदेखा किया गया, मैं उस पर आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि भारत में केंद्रीय स्तर पर यानी कि संसद से धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाना क्यों जरूरी है। उसके लिए धर्मांतरण का खतरनाक ट्रेंड पहले समझिए कि किस तरीके से देश भर में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है, जिसमें कि प्रलोभन और प्रताड़ना सब कुछ शामिल है, जिसमें कि लोगों को सिर्फ बहला फुसला कर नहीं, सिर्फ प्रलोभन देकर नहीं, बल्कि कई बार उनको प्रताड़ित करके भी उनका धर्म परिवर्तित कराया जा रहा है। और ऐसी कई घटनाओं के बारे में हमने भी रिपोर्ट किया। एनसीआरबी का साल 2021 से 2024 तक का आंकड़ा देखिए और उसको समझिए। इसके मुताबिक 2019 से 23 के बीच जबरन या धोखे से धर्मांतरण के मामले 179% बढ़ गए। 179%। 2025 में जिस तरह से मामले खुलते जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि धर्मांतरण की साजिश में बहुत तेजी आई है। और इसी तरीके से जन जागरण मंच की रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए, जिसके मुताबिक इन 4 सालों में में एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे तमाम राज्यों में धर्मांतरण के 35,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। सोचिए। और इनमें से 80% मामलों में या तो धन, या तो नौकरी, या किसी और तरह का लालच दिया गया। और अब जो धर्मांतरण का नया ट्रेंड जोर पकड़ चुका है, वो है पहचान छिपाकर, धोखा देकर, या यूं कहें कि प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करना, शादी करना और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाना, जिसे कि लव जिहाद कहा जा रहा है। और इसके लिए हमारे संविधान की उदारता का फायदा उठाया जा रहा है। भारत की एकता, अखंडता को चोट पहुंचाने की साजिश हो रही। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था, तब इस बात का हवाला दिया गया था कि भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और बहुजातीय देश है। और इसी के आधार पर संविधान की धारा 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, यानी अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है। भारत का हर नागरिक अपनी धार्मिक आस्था को मानने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन इसके दायरे में जिस तरह से धार्मिक प्रचार को बेलगाम छूट दे दी गई, वही आज भारत के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसकी तस्वीर यह है कि हिंदू बहुल देश होते हुए भी भारत में हिंदुओं का जबरिया धर्मांतरण किया जा रहा है। संविधान सभा ने अल्पसंख्यक समुदाय और मूलभूत अधिकार संबंधी सलाहकार समिति बनाई थी और समिति ने 23 अप्रैल 1947 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और इस समिति ने एक अनुच्छेद प्रस्तावित किया था। वो अनुच्छेद इस प्रकार था, जिसमें लिखा गया था कि बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव से जो धर्म परिवर्तन होगा, उसे कानून स्वीकार नहीं करेगा। और इस प्रस्ताव पर जब 1 मई 1947 को धर्म संबंधी अधिकारों पर बात चल रही थी, तब कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने इस पर संशोधन प्रस्ताव दिया कि इसमें यह बात जोड़ी जाए कि किसी भी व्यक्ति को धोखे से या दबाव से या अनुचित प्रभाव डालकर अथवा 18 वर्ष से कम अवस्था में यानी कि नाबालिग को एक धर्म से दूसरे धर्म में प्रविष्ट करने पर यह धर्म परिवर्तन कानून को जायज नहीं माना जाए। इस धर्म परिवर्तन को कानून से जायज नहीं माना जाएगा या इसको वैध नहीं माना जाएगा। इस पर एफआर एंथनी ने कहा कि एक तरफ तो हमने अपने धर्म के प्रचार और पालन करने का मौलिक अधिकार दे दिया है, लेकिन दूसरे तरफ हाथ से 18 वर्ष से कम अवस्था के नाबालिग का इस शर्त के जरिए इस शर्त के जरिए हम उसका अधिकार छीन रहे हैं। इससे तो आप धर्मांतरित करने के अधिकार को ही छीन लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे धर्मों में, खास करके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में, धर्म प्रचार के साथ साथ धर्मांतरण भी एक तरीके से शबाब का काम माना जाता है, पुण्य का काम माना जाता है। और उनका धर्म, उनका मजहब इस बात की इजाजत देता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में
आप लोगों को इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ें, उनका धर्म परिवर्तन कराएं। इसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप ये शर्त लगा देते हैं कि जिसमें 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं करवाया जा सकता, तो एक तरीके से जो लोगों को अपना धर्म मानने की छूट आपने दी है, जिसके तहत उनको दूसरे का धर्म परिवर्तन कराने का एक तरीके से अधिकार है, या उनको इस बात की स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो दूसरे का धर्म परिवर्तन करा सके, तो इस शर्त लगा करके आप उनके अधिकार का हनन कर देंगे। जब वो किसी दूसरे का धर्म परिवर्तन करा ही नहीं पाएंगे, तो इस स्वतंत्रता का क्या मतलब होगा, इसका क्या परिणाम होगा? कोई भी वयस्क पिता जितना भी चाहे हृदय से ईसाई धर्म अकेले न ग्रहण कर सकेगा, क्योंकि इस आदेश के द्वारा तो आप उसके मां बाप को उसके बच्चों से अलग कर देंगे। इस प्रावधान से मां बाप तो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे, लेकिन उसके बच्चे मां बाप के धर्म और उसके पालन से वंचित रह जाएंगे। यह दलील एफ.आर. एंथनी की तरफ से दिया गया। एफ.आर. एंथनी का इस बात पर जोर था कि भारत में जो ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं, उन पर शिकंजा कस जाएगा। लेकिन देखिए कि आज क्या हो रहा है। विदेशों से ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण के लिए फंड जारी कर रही हैं और यहां धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहा है। 1947 में कांग्रेस में रहे पुरुषोत्तम दास टंडन ने कहा, इस बात का विरोध किया और उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में लाना और इस तरीके से इस तरह के काम के पीछे पड़ना हम कांग्रेस वालों को अनुचित लगता है और हम इसके पक्षपाती नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसे धर्म बदल सकते हैं? अभी उनको बुद्धि नहीं है, वह आपकी शास्त्रीय बात को नहीं समझते हैं। अगर वो धर्म परिवर्तन करते हैं तो किसी न किसी के असर में करते हैं और यह असर उचित नहीं है। लेकिन एक तरीके से ये जो सारी आपत्तियां थी वो दरकिनार कर दी गई। और आज क्या हो रहा है? आज पूरा का पूरा परिवार धर्म बदलकर एक धर्म से दूसरे धर्म में उसे प्रविष्ट करा दिया जा रहा और उस पर कोई रोक टोक नहीं। अभी हाल में जितने भी मामले आए हैं, उसमें से कई मामले ऐसे हैं जिसमें कि जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उसमें से बहुत सारे लोग नाबालिग हैं। कांग्रेस के पुरुषोत्तम दास टंडन ने तबे अंदेशा जताया था और आज वो बात सच साबित हो रही। लेकिन पंडित नेहरू ने उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखा और धार्मिक प्रचार करने की छूट का समर्थन किया। और इस तरीके से देखा जाए तो धर्मांतरण का को बेलगाम तरीके से इस देश में चलते रहने का एक तरीके से उन्होंने प्रावधान कर दिया। भीमराव अंबेडकर ने भी तब पंडित नेहरू को आगाह किया था। धार्मिक आस्था के अधिकार को बहुत गंभीरता से देखने समझने की जरूरत है, ये बात उन्होंने कहा था। इसमें धार्मिक प्रचार का शब्द रखा जा रहा है और उसका दायरा तय करने की जरूरत है, ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही थी। अंबेडकर ने तब ये सुझाव दिया था, उसे अब लागू करने की जरूरत दिख रही। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अब अगली इस खबर का और आपको ये बताने का कि बिहार में चल रही चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बीच एक डॉग बाबू की एंट्री संयोग है या प्रयोग। बिहार में एसआईआर पर हो रहे कोहराम के बीच अचानक एक डॉग बाबू की एंट्री हो गई। अब ये संयोग है या एक प्रयोग है कि बिहार के डॉग बाबू की आवाज उसी दिन सुनाई दी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बिहार में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुनवाई कर रहा था। आपको पहले डॉग बाबू से मिलवाते हैं और फिर बताते हैं कि क्या डॉग बाबू को स्पेशली किसी को काटने के इरादे से लाया गया था क्या। तो यह है बिहार के डॉग बाबू और यह है इनका आवास प्रमाण पत्र, जिसमें इनका पूरा डिटेल लिखा गया है। नाम डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, मां का नाम कुटिया देवी और पता मोहल्ला काउली चक, वार्ड नंबर 15, डाकघर मसौढ़ी, जिला पटना। बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं और इस आवास प्रमाण पत्र पर जीभ लटकाए डॉग बाबू की शानदार फोटो भी लगी।
यानी डॉग बाबू का आवास जो प्रमाण पत्र है वो कोई गलती से नहीं बना है, बाई मिस्टेक नहीं जारी हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकारी दफ्तर में जल्दबाजी ने किसी ने नाम नहीं पढ़ा और ये आवास प्रमाण पत्र छाप कर दे दिया। फोटो में साफ साफ दिख रहा है भाई, गोल्डन रिट्रीवल नस्ल के डॉग बाबू हैं और इस पर डॉग बाबू के पूरे खानदान का लेखा जोखा है। यानी जिस ऑफिस से इंसानों के आवास प्रमाण पत्र बनते हैं उसी सरकारी ऑफिस से डॉग बाबू यानी कि कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र बनकर आ गया। अब हंगामा तो होना ही था, सो केस दर्ज हो गया। डीएम ने कंप्यूटर ऑपरेटर और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले लिया। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ये कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र कैसे बन गया, इसकी टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए कि ये वही प्रमाण पत्र है जिसे बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में एक वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। यानी आधार और राशन कार्ड नहीं, वोटर लिस्ट में नाम चलता रहे, इसके लिए आवास प्रमाण पत्र लोगों को दिखाना पड़ रहा है और वो आवास प्रमाण पत्र कुत्ते का भी बन जा रहा है। अब यहां दो सवाल उठते हैं कि भाई अगर बिहार में कुत्ते का भी आवासीय प्रमाण पत्र भी इतनी आसानी से बनता है तो फिर इस एसआईआर का मतलब ही क्या है भाई? किसी घुसपैठिया, बांग्लादेशी या रोहिंग्या के लिए यह प्रमाण पत्र बनवाना तो फिर चुटकी का काम होगा। बिहार सरकार के अधिकारी और बाबू इतने अलमस्त हैं कि कुत्ते का आवास प्रमाण पत्र भी यूं ही जारी कर देते हैं, तो फिर किसी भी तरह के वेरिफिकेशन की क्या ही जरूरत है और उसकी क्या प्रामाणिकता है और उसकी क्या प्रासंगिकता है? और दूसरा सवाल यह भी है कि विपक्ष के नेता एसआईआर को लेकर जो इतनी हाय तौबा मचा रखे हैं उसका भी अब क्या मतलब है भाई? विपक्ष कह रहा है कि बिहार में गरीब कहां से इतने डॉक्यूमेंट बना पाएंगे। भाई बिहार में इतना शानदार सुशासन चल रहा है, डॉग बाबू के आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने में 1 मिनट नहीं लग रहा है और आप अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि लोगों के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। अरे भाई डॉग बाबू का प्रमाण पत्र बन जा रहा है भाई, बिना बेहिचक, कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। खूब आप जाइए, अप्लाई करिए और हाथों हाथ अपना प्रमाण पत्र लेकर आइए, कोई रोक ही नहीं है। देखिए जरा, ये तो नाइंसाफी है, ये तो ज्यादती है ना भाई अधिकारियों पे आरोप लगाना कि वो बना नहीं रहे। ऐसा सुशासन कहां मिलेगा? आदमी छोड़िए, कुत्ते का बन जा रहा है आवासीय प्रमाण पत्र। वैसे कई लोग ये कह रहे हैं कि एसआईआर के बीच डॉग बाबू यूं ही नहीं आए हैं, बल्कि उनको लाया गया है सिस्टम को कटवाने के लिए। हालांकि डॉग बाबू के असली मालिक कौन है इसका जवाब तो पड़ताल के बाद सामने आएगा, लेकिन फिलहाल डॉग बाबू सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इससे पहले ट्रैक्टर और ब्लूटूथ के भी आवास प्रमाण पत्र बनकर आ चुके हैं। अब ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया में आवास प्रमाण पत्र की क्या अहमियत रह गई, अब खुद सोचिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुनवाई के दौरान पूछ लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जारी एसआईआर पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने कहा कि अगर फर्जीवाड़े की बात है तो धरती पर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसकी नकल न हो सके, फिर आपके सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों का क्या आधार है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इन दस्तावेजों को शामिल करने पर विचार करने और मंगलवार सुबह 10:30 तक इसका जवाब देने को कहा है। और जिस तरीके से डॉग बाबू का आवासीय प्रमाण पत्र बनकर सामने आ गया, उसके बाद तो यह सवाल और भी वैलिड हो जाता है। तो आज देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध, मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ।